हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन तक देख चुके थे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को। आइए 101 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? ऑप्शन है कपास, जूट, गेहूं, चावल। आपको बता दूं, जो बीटी कपास एकमात्र जीएम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे 2002 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा जो है वाणिज्यिक रूप से उगाए जाने की अनुमति दी गई थी। और भारत में अन्य सभी गैर अनुमोदित जीएम फसलों पर जो है प्रतिबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ओनली और ओनली बीटी कपास, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और आपको बता दूं, जो जीएम फसलें वे फसलें होती है जिनके बीजों में वांछित प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों सहित ऐसे जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए को इस प्रकार से बदल दिया जाता है जैसा प्राकृतिक रूप से जनन या प्राकृतिक पुनर्संयोजन द्वारा संभव नहीं हो पाता है। उपयोग की जाने वाली तकनीक को जीन प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या पुनः संयोजक डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? ऑप्शन है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण, ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की उपस्थिति। मानसून प्रणाली को कौन प्रभावित करता है? भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत प्रभावित होती है और भारत की मानसूनी प्रणाली को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात की जाए तो स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भी जो है भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म काल में अगर देखा जाए तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और यह जो है विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून के मौसम में मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है और इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार अधिक गर्म हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। ग्रीष्म काल में हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह होता है और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह की उपस्थिति भी देखी जाती है। अन्य कारकों में अगर बात करें तो एलनीनो दोलन, एलनीनो दक्षिणी दोलन यानी इसको हम ENSO भी बोलते हैं और हिंद महासागर द्विध्रुव IOD शामिल है। तो ये कह रहा है मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण बिल्कुल सही है। ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का गर्म होना ये भी सही है। हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह ये भी सही है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की उपस्थिति के कारण भी जो है भारत की मानसून प्रणाली प्रभावित होती है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, विंध्य सेल, द्रविड़ सेल। देखिए, बात अगर कोयला क्षेत्र की करें तो गोंडवाना सेल क्रम जो आर्य सेल क्रम का अंग है भारत के कोयला भंडार के लगभग 98% को समाहित करता है और ये जो आर्य सेल क्रम में ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर हाल
के समय तक के सेल निर्माण जो है इसमें शामिल होते हैं। वैसे इसमें 4 प्रभाग शामिल हैं: गोंडवाना क्रम, जुरासिक क्रम, दक्कन ट्रैप और टर्सरी क्रम। गोंडवाना क्रम, सेल क्रम और गोंडवाना कोयला की अगर बात करें तो गोंडवाना सेल क्रम का नाम गोंड जनजाति, मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक आदिवासी है, के नाम पर रखा गया है। और ये प्राचीन पठारी सतहों पर अभिनत गर्तों में जमा निक्षेप है। जैसे जैसे तलछट जमा होती जाती है, गर्त कम होते जाता है। गोंडवाना सेल के मुख्य क्षेत्र की अगर बात करें तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाला इलाका गोदावरी घाट के साथ, कश्मीर, दार्जिलिंग और सिक्किम, ये सब है। इनमें जो है गोंडवाना सेल में जो है लोह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और एंटीमनी के बड़े निक्षेप मौजूद हैं। यहाँ प्राप्त सैंडस्टोन, स्लेट्स और संपिंडन का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है। गोंडवाना कोयला कुल भंडार के 98% और भारत में कोयले के 99% उत्पादन की पूर्ति करता है। गोंडवाना कोयले में जो है कार्बन सामग्री कार्बोनिफेरस कोयले की तुलना में कम होती है, क्योंकि यह जो है अपेक्षाकृत कम आयु का है। गोंडवाना कोयला भारत के धातु क्रम ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण भी करता है। दामोद श्रेणी में सबसे बेहतर कोयला क्षेत्र मौजूद है, जो कि भारत में कुल कोयला उत्पादन के 80% का योगदान करते हैं। और 113 भारतीय कोयला क्षेत्रों में से 80 जो है दामोद श्रेणी के सेल क्रम में स्थित है। कोकिंग के साथ ही जो है गैर कोकिंग और बिटुमिनस और उप बिटुमिनस कोयला जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। गोंडवाना कोयला आर्द्रता से मुक्त होता है, लेकिन इसमें सल्फर और फास्फोरस मौजूद होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस सेल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो आंसर तो गोंडवाना सेल या आर्य सेल अगर रहता तो वो आंसर होता। तो इसका भी आंसर आप ई कर लीजिए, ठीक है। गोंडवाना सेल याद रखिएगा या आर्य सेल, आर्य सेल का ही भाग है गोंडवाना सेल। अगला प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से किन या किस जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? ऑप्शन है नालंदा, मुंगेर, गया, जमुई। आपको बता दूं, चर्चा में भी रहा ये। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है देश के सोने के निक्षेप का लगभग 57% बिहार में मौजूद है। बिहार में जमा सोना मुख्य रूप से गया, नालंदा, जमुई जिलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं जो स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं, तो गया में भी पाए जाते हैं, जमुई में भी पाए जाते हैं, नालंदा में भी पाए जाते हैं। ये मुंगेर जो है ना, मुंगेर ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो पाए जाते हैं तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा भाई, एक से अधिक, ठीक है, पहले वाले सेटअप के आधार पर, यानी तीनों हो जाएगा। नालंदा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है और जमुई में भी पाया जाता है। आपको बता दूं, जो बिहार में जमा सोना मुख्य रूप से जो है इन तीनों जिलों में पाया जाता है। जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि जमुई जिले के सोना जो है ब्लॉक में कबूतरा और नकिया पहाड़ी क्षेत्रों में, राजगीर और करमटिया, रानी पहाड़ी, बादमारिया, मरही पहाड़ी में जो है इन सब इलाकों में सोने के भंडार हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो टीन के उत्पादक में जो है छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है, इसलिए इसका आंसर तो सी हो जाएगा। टीन के अयस्क को कैसिटेराइट के रूप में जाना जाता है। भूविज्ञान और खनन निदेशालय ने दंतेवाड़ा जिले कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पूर्व में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले है इसके में जो है पेग्मेटाइट युक्त लेपिडोलाइट के साथ जो है इसका पता लगाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? ऑप्शन है झारखंड, केरल, ओडिशा, राजस्थान। तो बॉक्साइट जो है ओडिशा, भारत के बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा 51% योगदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी,
और अगर और राज्य की बात करो तो आंध्र प्रदेश इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, 16% योगदान है उसका। गुजरात का 9% है, झारखंड का 6% है, महाराष्ट्र भी बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं 5%, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप एक उपमहाद्वीप भूमि का ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो भूगोल, राजनीति या संस्कृति के मामले में एक बड़े महाद्वीप से अलग होता है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है दक्षिण मध्य एशिया में स्थित एक प्रायद्वीप है जो हिंद महासागर और अरब सागर से जो है घिरा हुआ है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय प्लेट पर अवस्थित है जो पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित एक विवर्तनिक प्लेट है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है और विश्व में इस तरह के सबसे जो है ये बड़ा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा, क्योंकि सभी का सभी जो है इसमें शामिल है। नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार राज्य का पक्षी, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? अगला तो ऑप्शन है रामचिरैया, मैना, छोटा बगुला, घरेलू गौरैया। इसका आंसर है घरेलू गौरैया। घरेलू गौरैया बिहार का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिए, वैज्ञानिक नाम है पेसर डोमेस्टिक्स, पेसर डोमेस्टिक्स। यह एक छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर और अगर वजन की बात करें तो 24 से 25 ग्राम, 24 से 39 ग्राम तक होती है। मादा और युवा पक्षी काले, भूरे और भूरे रंग के होते हैं और नरों पर जो है चमकदार काले, सफ़ेद व भूरे रंग का निशान होता है। घरेलू गौरैया मानव निवास के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में ये रह सकता है। हालांकि यह जो है व्यापक रूप से विभिन्न आवासों और जलवायु में पाया जाता है। यह आमतौर पर व्यापक वुडलैंड्स, घास के मैदान और रेगिस्तान के मानव विकास से दूर रखता है। यह ज़्यादातर अनाज और बीड्स के बीज खाता है, परंतु यह एक अवसरवादी भक्षक है। आमतौर पर ये कीड़े और अन्य खाद्य पदार्थ भी खा लेते हैं। घरेलू बिल्लियां, बाज और कई अन्य शिकारी पक्षी जो है स्तनधारी इसका शिकार कर लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में घरेलू गौरैया लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बारानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है वर्षा आधारित कृषि। बारानी कृषि की बात करें तो ऑप्शन है वर्षा आधारित कृषि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, सोपान कृषि। ठीक है, अब आपको बता दूं जो बारानी कृषि के बारे में जो है, बारानी कृषि होता क्या है? जब वर्षा जल फसलों के लिए जो है आर्द्रता का एकमात्र स्रोत हो तो इसे जो है वर्षा आधारित कृषि कहा जाता है। क्लियर बात? और इसी वर्षा आधारित कृषि को उत्तरी पंजाब में बारानी कृषि के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 110, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मिर्जापुर, रायपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बचपन से पढ़े आ रहे होंगे मिर्जापुर के बारे में। जो भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है और यह काल्पनिक रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। ग्रीनविच माध्य समय को अब जो है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम UTC भी कहा जाता है। भारत में समय का रक्षक जो है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली है जो 5 सीजियम परमाणु घड़ियों का उपयोग करके समय को दर्ज करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है गंगा, दामोदर, ताप्ती, कावेरी। भ्रंश घाटी क्या होता है?
भ्रंश घाटी जो है एक भूगर्भिक भ्रंश या दरार से उत्पन्न होती है, जो कई उच्च भूमियों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक रैखिक निम्न भूमि होती है। भ्रंश घाटी का निर्माण अपसरित होते प्लेट्स, सीमांत, क्रस्टल विस्तार या सतह के अलग होने के कारण होता है, जिसे कि बाद में अपर्दन की शक्तियों द्वारा और गहरा कर दिया जाता है। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां नर्मदा, दामोदर और ताप्ती है। माही नदी भी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, लेकिन यह जो है विभिन्न श्रेणियों के बीच बहती है। तो लेकिन मेनली तौर पर जो है आपका प्रश्न जो है निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बहती है तो बहने वालियों में जो है नर्मदा, दामोदर और ताप्ती। तो नर्मदा तो नहीं है ऑप्शन में, दामोदर और ताप्ती दोनों है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। माही कहीं कहीं पर रहता है, लेकिन माही नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लेकिन ये विभिन्न श्रेणियों के बीच बहती है, ध्यान रखिएगा। तो सवाल कैसा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH 922, NH 31, NH 531, NH 122A। इसका आंसर हो जाएगा NH 31। NH 31 बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग 415 किलोमीटर लंबा है। जबकि अगर छोटे की बात करें तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिहार में NH 727A है, जो केवल 4.5 किलोमीटर लंबा है। 1 मार्च 2019 तक जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है 5358 किलोमीटर था। अब क्या हुआ है डाटा नहीं। अगला प्रश्न, लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मणिपुर। लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार में स्थित एक लवणीय और क्षारीय झील है। इसका आंसर तो हो जाएगा बी। और यह जो झील है यह दक्कन के पठार के अंदर स्थित है। और दक्कन का पठार ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निर्मित ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का जो है एक विशाल मैदान है। और यह जो है अंडाकार है। इसका औसत व्यास 1.2 मीटर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है लोनार झील। और यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है। और माना जाता है कि इसका निर्माण जो है 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य। युवा की बात कर रहा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, सबको मालूम है ये बात। हिमालय का अर्थ है हिम का आलय, यानी बर्फ का घर। हिमालय भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जो 2 विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से बना जो है नया वलित पर्वत है। तो सबसे युवा जो है वो तो हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की लगभग सबसे ऊंची चोटियां शामिल है और औसतन 100 से अधिक ऐसे शीर्ष मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 7200 मीटर से अधिक है। अगर बात कर लूँ मैं नंगा पर्वत और नमचा बरवा को, तो नंगा पर्वत और नमचा बरवा को हिमालय का नंगा पर्वत को पश्चिमी छोर और नमचा बरवा को हिमालय का पूर्वी छोर माना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। एवरेस्ट पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल में हिमालय श्रेणी में स्थित है, ये आपको मालूम ही होगा। हिमालय जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु सहित कई बृहत नदी श्रृंखलाओं का स्रोत भी है। हिमालय उत्तरी भारत में जलवायु के नियंत्रण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां वह शीतकाल में सर्द हवाओं को भारतीय मुख्य भूमि में प्रवेश करने से रोकते भी हैं। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार से रिलेटेड है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? देखिए पश्चिम बंगाल से पिछले वाले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश से बात कर दिया था, कितने जिले? 8 जिले से। बिहार के पूर्वी भाग में स्थित केवल 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन में जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसमें भागलपुर,
नहीं करता है, किशनगंज करता है, नालंदा भी नहीं करता है और रोहतास भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर ऑप्शन सीमा साझा करता है ये अगर रहता ना तो इसका आंसर हो जाता क्या, आंसर हो जाता किशनगंज। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें और क्या बताने की मैप देख लीजिएगा अपना। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है भाई? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, बक्सर। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे पहले इसकी बात करें तो सोमेश्वर फोर्ट जो है बिहार का सर्वोच्च शिखर है, जो सोमेश्वर रेंज या पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह शिखर जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर इस शिखर की बात करें तो इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। सोमेश्वर रेंज का निर्माण जो है टर्सरी पीरियड में हुआ था और यह 70 किलोमीटर लंबा है और 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। औसत ऊंचाई जो है 450 मीटर से भी ज़्यादा है। यह पर्वत श्रेणी जो है नेपाल और भारत के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करती है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है गोपालगंज, मधेपुरा, बांका, पटना। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार जो है मधेपुरा जिले ने जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी, लगभग 31.12%। ये भी याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका मधेपुरा। और अगर बात कर ले थोड़ा सा 2011 की जनगणना के बारे में, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दर्ज करने वाले बिहार के अगर 3 जिलों की बात करें तो मधेपुरा था, उसके बाद किशनगंज था और अररिया था। तीनों जो है ईस्ट वाले थे, नॉर्थ ईस्ट वाले जिले थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि जो है 25.42%, 25.42% है। पिछले कई दशकों से जो है राज्य में जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न भी जो है बदल रहा है। और यहाँ तक देखा जाए तो 1901 से 1921 के बीच की अवधि में बहुत धीमा रहा था ये जनसंख्या वृद्धि, लेकिन 1921 से 1951 तक इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुआ और होते आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपको बता दूं जो फसल मौसम के आधार पर बिहार में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, अघनी धान, गर्मा धान, बोरो धान। तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब बता दूं अघनी धान के बारे में, जो यह जो है कुल चावल उत्पादन क्षेत्र के 80% से अधिक भाग में उगाया जाता है। और चावल की खेती के प्रत्यारोपण विधि के कारण जो है, प्रत्यारोपण विधि रोपते जो हैं हाथ से, प्रत्यारोपण विधि के कारण ऐसा होता है कि यह मुख्य रूप से गंडक कोसी दोआब क्षेत्र में जो है ये पद्धति जो है प्रचलित है। पहले बिचड़ा बोया जाता है, फिर उसको रोपा जाता है। ये होगी अघनी धान के बारे में, और यही जो है 80% से अधिक भाग में उगाया जाता है। गर्मा धान जो है यह बिहार के 3% क्षेत्र को कवर करता है। इसके लिए सिंचाई के अच्छे स्रोतों की आवश्यकता होती है। बोरो धान यह जो है चावल उत्पादन क्षेत्र के 2% से भी कम भाग में उगाया जाता है। इसे भी सिंचाई के अच्छे स्रोत की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण वाले इलाकों में उगाया जाता है। अगला प्रश्न कर देते हैं, खाली याद रखिएगा अघनी, बोरो और गर्मा। भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? ऑप्शन है 7.6, 8.6, 9.6, 10.6। आपको याद ही होगा जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है बिहार में निवास करते हैं आबादी। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहर आबादी सबसे कम है? निम्नलिखित में से सबसे कम है, आपको बता दूं जो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले बिहार के जिले में शिवहर, अरवल, कैमूर यही सब आते हैं। तो यहाँ पूछा है शहरी आबादी सबसे कम, तो सबसे कम शिवहर का है 28,116। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 121 नंबर। 121 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? तो ये तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है डॉक्टर विवेक जोशी हैं। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की स्थापना जो है 1961 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। और यह भारत की जनगणना सर्वेक्षण और भारत के भाषाई सर्वेक्षण
सहित जो है भारत के विभिन्न जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के परिणामों की जो है व्यवस्था, संचालन, उसका एनालिसिस करते हैं। आमतौर पर रजिस्ट्रार का पद एक सिविल सेवक के पास होता है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रहते हैं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 का नारा क्या था? जनगणना 2011 की नारा था, ऑप्शन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा देश हमारी जनगणना, हमारा भारत हमारी जनगणना, हमारा भारत हमारा भविष्य। तो हमारा भारत हमारा भविष्य यही जो था। जनगणना 2011 का नारा क्या था? नारा पूछ रहा है, ध्येय नहीं। तो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, जो कि 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन है 90, 1990, 1991, 1992, 1993। आपको बता दूं, जो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। यह जो है 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, आंसर पूछ रहा है, डेट नहीं पूछा है, वर्ष पूछा है ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, 1992। और आपको बता दूं, जो वर्ष 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित हुए पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जो है इस वैश्विक सम्मेलन में पर्यावरण पर मानव के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के एक बृहद प्रयास के तहत जो है 179 देशों के राजनीतिक नेताओं, वैज्ञानिकों, मीडिया और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को एक साथ लाया गया था। रियो अर्थ समिट का प्राथमिक उद्देश्य जो है पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा और नया खाका तैयार करना था, जो कि 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति को निर्देशित करने में मदद करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, और उससे रिलेटेड तथ्य भी आपको बता दें। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शन है जैव विविधता का जश्न मनाए, पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ, जैव विविधता की बचत, पर्यावरण का जश्न मनाए। तो 5 जून को जो है पर्यावरण की रक्षा हेतु विश्व भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो सरकारों, व्यवसायों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और नागरिकों के प्रयासों द्वारा जो है किसी पर्यावरणीय मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो है वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात पूछा है 2020 की थीम के बारे में, तो 2020 की थीम जो है जैव विविधता का जश्न मनाए, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी थी। यह थीम जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए तत्काल प्रयास किए जाने का जो है आह्वान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और आपको बता दूं, जो भारत जो है विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम के अलावा नगर वन पर ध्यान केंद्रित करेगा, ऐसी भी बात कही गई। विश्व भर में लगभग 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करने का इससे अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।